हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे मन लगाकर। और मैं इसी सिलसिले में दोस्तों आज मैं बात करूँगा एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपका अन्य महत्वपूर्ण चैप्टर्स आज मैं डिस्कस करने का कोशिश करूँगा दोस्तों। तो आज का जो सेगमेंट होगा हम लोग का साथियों, वो होगा आपका एवरेज बेस्ड पर। क्योंकि मैंने एग्जाम के क्वेश्चंस का एनालिसिस किया, देखा, तो एवरेज के क्वेश्चंस वहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मुझे मिल ही गया था। तो मैं चाहूँगा कि आप इसका एवरेज के सेक्शन को कवर कर लीजिए। ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, एवरेज टॉपिक। दोस्तों, इसमें क्या होता है, एवरेज किस प्रकार से पूछेगा, वहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको मैंने देखा कि हर एक शीट में 1-2 क्वेश्चन आपको रहेगा ही रहेगा, है ना। तो बारीकी से मैं स्टार्ट करूँगा, पहले मैं बेसिक करवाऊँगा, फिर आपको प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड एक बेसिक चीज़ अगर आपको समझाई जाती है तो इस पर अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली बना पा रहे होंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की सेशन को स्टार्ट करता हूँ मैं दोस्तों, और मैं देखूंगा कि इसमें क्वेश्चन क्या बन पा रहा होगा। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे कुछ इसके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्या है। ध्यान दीजिएगा, लगा दीजिएगा हेडिंग एवरेज। एवरेज एवरेज का मतलब होता है दोस्तों औसत। ये औसत के बारे में हम लोग जानेंगे आज। औसत कैसे निकालते हैं, किस प्रकार से काम होता है, इसके बारे में समझते हैं। कभी कभी बोल देगा कि लगातार 25 विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। लगातार 50 सम संख्याओं का औसत इतना है, तो वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या छोटी संख्या पर किस प्रकार से बात की जाती है, मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस करूँगा दोस्तों। लेकिन फिलहाल आपको बेसिक चीज़ को ध्यान में रखना है। जैसे किसी भी संख्या का औसत आप निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं एवरेज निकालने के लिए। एवरेज तो दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग मतलब मान लीजिए यहाँ पर x1 हो गया, x2 हो गया, x3 हो गया, x4 हो गया, और इस प्रकार से दोस्तों यह जाता है x⁴n तक। यह x हम n कह सकते हैं, मतलब n पद ले लिया मैंने। ठीक है दोस्तों, x से लेकर कितना तक, n तक ले लिया। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों कि सभी को ऐड करूँगा, और ऐड करने के बाद सभी संख्याओं को मैंने ऐड कर दिया। ऐड करने के फलस्वरूप हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं रहेंगी, जितनी भी पद रहेंगी, मैं उतने पदों से क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। तो दोस्तों यह 1, 2, 3 से लेकर n तक है, तो मैं n से इसको डिवाइड करूँगा, और जो भी रिजल्ट मुझे मिलेगा उसी का नाम कहलाता है दोस्तों, हमें औसत कहलाता है। सिंपल सी लॉजिक में, यानी कि आप लिख लेना यहाँ पर क्या कि एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल गिवन टर्म्स, दिए गए पदों का योग बटा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम लोग बात करते हैं। मैं कह सकता हूं दोस्तों कि औसत का जो वैल्यू निकल कर आएगा, औसत नोट करते चलिएगा, दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग, दिए गए पदों का योग दिए गए पदों का योग बटा पदों की संख्या, पदों की संख्या। कुछ नहीं करना है, जितनी भी संख्याएं दी हुई रहेंगी उन संख्याओं को पहले आप ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद आपको क्या करना मेरे साथियों, जितने भी पद हैं आप उससे आप डिवाइड कर दें। दैट इज कॉल्ड एवरेज कहलाएगा। ये हमारा औसत कहलाता है। बस इतनी सी बात आप समझ लो कि औसत निकालने के लिए ये एक ट्रेडिशनल मेथड क्या है कि दोस्तों 1 से लेकर आपको जितनी भी पद दिए हैं आप उसको ऐड करेंगे और उतने टर्म से डिवाइड करेंगे, औसत निकलेगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को मैं इस्तेमाल करूँ तो उस समय हमें ज़्यादा लग जाता है जब डेटा पर हम लोग काम करते हैं तो। लेकिन मैं डेटा के लिए कुछ अलग से स्पेशल रूल बताऊंगा जो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे मैं उसमें मिटा सकता हूँ दोस्तों, गुड, वेरी गुड। दिए गए पदों का योग बटा पदों की कुल संख्या। पदों की कुल संख्या कर सकते हैं टोटल नंबर्स, पदों की कुल संख्या ये कह सकते हैं आप, कुल संख्या, कुल संख्या, पदों की कुल संख्या। तो हमने ये देखा औसत कैसे हम लोग निकालेंगे। तो जब से ये चीज़ें हमने सीखा, इस पर हम लोग क्या सीख सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा। जैसे मान लीजिए मैं अगर आपको देता हूँ सपोज यहाँ पर दोस्तों 5, 7, 9, 12, 13,
है ना, 18, 19 इस प्रकार से दिए। अब मुझे इसका औसत निकालना है। इसका मुझे क्या निकालना है दोस्तों, औसत निकालना है। तो औसत निकालने के लिए पहला चीज क्या है दोस्तों कि आप सभी को इसको ऐड कर देंगे, ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद जितनी भी टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 वो 7 से हम डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत निकल जाएगा। बात समझे मेरी बात को। हम क्या करेंगे दोस्तों, 7 से डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू रिजल्ट निकलेगा वो हमारा औसत कहलाएगा। लेकिन दोस्तों यह काम करने में मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, तो हम चाहेंगे क्या, इस पर जल्दी से कैसे काम करेंगे। देखो एवरेज मुझे निकालनी है, तो एवरेज निकालने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है दोस्तों, आप ध्यान से रखो यहाँ पर कि सबसे छोटी संख्या कौन है 5, बड़ी संख्या क्या है 19। तो 5 से 19 के बीच में कोई ऐसा वैल्यू रख लो जो कि इसके बीच में आता हो कहीं। ठीक है दोस्तों, बीच में मतलब कहीं भी कोई भी मान रख सकते हो। तो हमने ले लिया, मान लीजिए सपोज 10 ले लिया। कोई ऐसा वैल्यू मानना जहाँ पर आपका एक ऐसा टर्म हो जहाँ पर जीरो अगर आता हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जोड़ना घटाना हमारे लिए आसान हो सकता है। मैंने मान लिया इसका औसत क्या है दोस्तों 10 है। ठीक है, अब मुझे इसका औसत निकालनी है, तो एवरेज में मान चुका हूँ इसका 10 है। लेकिन दोस्तों हम यह देखेंगे कि यह 10 से कितना कम है। तो 10 से कितना कम है, यह 5 कम है। यह 10 से कितना कम है, 3 कम है। यह 10 से कितना कम है, 1 कम है। जितना कम है आप कंपेयर कर लो इसका, 10 से कितना ज़्यादा हो गया 2, यह कितना ज़्यादा 3, यह कितना ज़्यादा 8 और यह 9। जो ज़्यादा है उसको हम इस तरह से करेंगे और जो कम है उसको माइनस कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो मैं कह सकता हूँ क्या कि देखो 5 3 8 1 9, 5 3 8 1 9, 9 से 9 चला गया, माइनस में 9 हो गया, प्लस में 9 हो गया, खत्म हो गया आपका। तो बच्चा कितना आपका 8 और 3 11 और 2 15। ध्यान दीजिएगा, सॉरी 8 और 3 11 और 2 13, हमारे पास 13 बचेगा। पास समझिएगा, यानी प्लस 13 बचा, प्लस 13 बचा। अब इस 13 को क्या करो मेरे साथियों कि जो हमारे पास संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, इस 7 से इस संख्या को डिवाइड कर दो। कोई डाउट किसी बच्चा को? तो 13 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो यह बनेगा दोस्तों हमारा प्लस 7 1 7 6/7, यह बनेगा साथियों। बस यही चीज को आप यहाँ पर जोड़ दो, तो 1.6/7 यानी कि 11.6/7 हमारा क्या कहलाएगा साथियों, औसत कहलाएगा। ये हमारा एक तरीका हुआ। औसत क्या कहलाएगा, यह 11.6/7 इसका एवरेज कहलाएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको यकीन नहीं हुआ और आप चाहते ही नहीं मुझे इसको बना के देखें पूरा ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से, तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप इसको ऐड करेंगे। तो दोस्तों औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको जोड़ते हैं। तो 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 13 18 और 19। आपने इसको जोड़ लिया होगा अब तक। जोड़े क्या मेरे साथियों, फटाफट जोड़िए। 5 7 9 12 13 18 और 19। डिवाइड किसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा कहलाएगा दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड। ठीक है, जोड़ने के बाद बताएंगे कितना इसका आएगा। जोड़ने के बाद वैल्यू 83 आएगा। बहुत सुंदर। जोड़ना पड़ेगा मेरे साथ ही, मुझे लगता है आपको जोड़ आता ही होगा। 83 बाई 7 कर लेंगे, यहाँ पर 7 कर लेंगे। अब 83 को डिवाइड करो किससे, 7 से। ठीक है मेरे दोस्तों, तो 83 को डिवाइड करेंगे 7 से तो कितने बार में जाएगा भाग, 11 बार में। 11 7 77, 11 लिखूंगा मैं यहाँ पर। बचा कितना आपके पास 6, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा और 6/7। तो यह औसत हुआ कि नहीं हुआ मेरे दोस्तों। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस रूप में लेते हो। आप अगर इसको इस रूप में लेते हो तो भी आंसर आएगा मेरे दोस्तों, अगर आप ऐसे बनाओगे तो भी आंसर आएगा। लेकिन हमारा अगर मानोगे तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे संख्याओं को डेटा को एज्यूम करने के लिए यह मेथड आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल हो सकता है। कोई दिक्कत किसी बच्चा को नहीं? वेरी गुड। एक बार आप इसको रफ करेंगे प्लीज साथियों फटाफट। मैंने सिर्फ एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट करवाया है। औसत क्या होता है दोस्तों कि जितने भी पद दिखाई दे रहे होंगे उसको आपको ऐड करेंगे और साथ ही साथ जितने भी पद होंगे उससे आप डिवाइड करेंगे, वो हमारा औसत ग्रुप लेगा। आपको मैंने हिंदी में लिख दिया है कि दिए गए पदों का योग बटा पदों की कुल संख्या से डिवाइड करेंगे, वो निकलेगा हमारा औसत अर्थात एवरेज निकलेगा। अब इस पर मैंने छोटा सा क्वेश्चन दे लिया और जो कि क्वेश्चन आपके सामने आपको दिख रहा होगा। मैंने कोई संख्या लिया 5 7 9 12 13 18 19 का औसत निकालूं। तो औसत निकालने का मैंने तरीका क्या बताया कि आप छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या औसत जो भी होगा इसके बीच में ही होगा कोई ना कोई, न तो 5 छोटा हो सकता है, नहीं 19 से बड़ा हो सकता है। तो कोई भी ऐसा मान मानो जहाँ पर एक जीरो लगता हो या वो आसान रहेगा।
कोई भी आप मानो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अब 10 मानोगे 12 मानोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बीच का होना चाहिए। तो मैंने 10 मान लिया। अब मैं यह 10 से कंपेयर करता हूँ मेरे साथियों कि 10 से कितना कम है और कितना ज़्यादा है। जो कम होगा उसके लिए माइनस, जो ज़्यादा होगा उसके लिए प्लस। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर क्या कि 5 3 8 1 9, 9 से 9 चला गया, हमारे पास जो बचा 8 3 11 और 2 13। इसी 13 में डिवाइड कर दो किससे, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है। तो 13 को डिवाइड करेंगे 7 से, कितना आएगा 1.6/7। अब देखो प्लस का सिंबल है इसलिए यहाँ पर क्या होगा, ऐड होगा। माइनस सिंबल होता तो क्या करते हम यहाँ पर माइनस करते। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड। और अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो आपके लिए मैं अलग से बता दिया हूँ दोस्तों यहाँ पर क्या कि दिए गए पदों का योग बटा पदों की कुल संख्या डिवाइड करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा 11 6/7। कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए मैं दे के देखता हूँ कि आप कैसे कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो ना, जल्दी से बनाना। हाँ, जोड़ आपको करना पड़ेगा, ये जोड़ वाला काम जो है ना आपको खुद करना पड़ेगा। 11 13 15 17 21 23 25 27। इसका आपको दोस्तों औसत निकालना है। 3 3 6 2 8। यह हम चाहेंगे कि इसका औसत निकालो। तो औसत निकालने के लिए आपके पास पुराना मेथड पहले से मालूम है। सभी संख्याओं को आपको जोड़ना होगा और साथ ही साथ दोस्तों आपको क्या करना होगा कि आप इसके पदों की संख्या से आप डिवाइड करेंगे। तो पदों की संख्या डिवाइड करेंगे मतलब क्या कि सबको जोड़ के अगर टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 से डिवाइड कर लीजिएगा, औसत कहलाएगा। लेकिन नहीं, लेकिन हमने आपको एक छोटा सा चीज़ बताया शुरुआत में कि औसत थोड़ा सा टेक्निकली निकालो। आप कैसे निकालेंगे मेरे दोस्तों, तो हम यहाँ पर औसत को मान लेते हैं। औसत को क्या मानेंगे मेरे दोस्तों, 11 से 27 के बीच में मान लीजिए 20 मान लेते हैं। आप चाहो तो 25, यहाँ पर 25 तो दिया ही हुआ, आप यहाँ पर 20 मान लिए। मैंने क्या मान लिया दोस्तों, इसका 20 मान लिया। अब बताओ यहाँ पर कि 20 से कितना छोटा है आपका, यह 20 से आपका कितना छोटा दोस्तों, यह 9 छोटा है, ठीक है। यह कितना छोटा 7, यह 5, यह 3, वेरी गुड। सब माइनस में है, लेकिन यह देखो सब ज्यादा हो जाएगा आपका। तो यह आपका कितना ज्यादा हो गया +1, यह कितना +3, यह +5, यह आपका +7। तो आप ये देखो कि कुछ संख्या ऐसी हैं जो कटने लायक अगर हो तो आप यहाँ पर ही काट दीजिए। 3 से 3, यह और यह कट जाएगा, है ना बाबू, यह कट जाएगा आपका। अगर 5 5 हम देखें तो 5 से 5 चला जाएगा हमारा, वाह वेरी गुड। यह 7 से 7 चला गया। बचा क्या हमारे पास दोस्तों, -9 और +1, यानी क्या बचेगा मेरे साथियों, -8। यह हम यहाँ पर लिख देंगे -8 लिख देंगे, -8 लिख देंगे। अब ये देखिएगा आप यहाँ पर दोस्तों कि इसके बीच में यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा -1। अब इस -1 को मैं क्या करूं, बस कुछ नहीं, तो 20 -1 मतलब कितना आ जाएगा 19। क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों, इसका औसत कहलाएगा। अंडरस्टैंड या बस स्टैंड, अंडरस्टैंड ना, वेरी गुड। तो ये तरीका हुआ। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर हम ये वाला हमारा थोड़ा मजा नहीं आ रहा है मजा नहीं आ रहा ना, तो फिर आप ऐसा करो, यहाँ तो मैंने 19 लिख दिया आपको। लेकिन अगर आप चाहोगे तो एवरेज कैसे निकालोगे मेरे दोस्तों, आप क्या करेंगे मेरे साथियों कि 11 + 13 + 15 + 17 + 21 + 23 + 25 + 27 ये लिखेंगे। और आप क्या करो दोस्तों, इसका संख्या देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 से आप डिवाइड करेंगे। तो जो भी संख्या आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे और उस संख्या को 8 से डिवाइड करेंगे। जोड़ने के बाद आप देख लीजिएगा कितना आ रहा है और 8 से डिवाइड करके आएंगे तो आपको मिलेगा कितना, आपका 19। कोई समस्या कैसे बच्चों को है यहाँ पर। चलिए मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसी पर मैं दूंगा आपको। पहले यह रूल को आपको भली भांति समझ जाना है और अच्छे से समझना है। इसमें और क्या पूछ सकता है मैं आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे को। जैसे अगर मेरे भाई यहाँ पर मैंने आपको दिया क्या, जैसे 49 47 48 43 55 57 52 51 इस प्रकार से। ये 57 है, कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, मैंने 8 लिया। 57 है मेरे साथियों ये।
ये 57 है। अब आपको औसत यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो औसत कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे दोस्तों? पहले आप औसत में रख लो कुछ भी। 49 से कहाँ तक है मेरे साथियों? 51 तक है। मान लीजिए 50 है, इसका एवरेज होगा। एवरेज मैंने 50 मान लिया। क्या एवरेज मैंने 50 मान लिया। अब यह समझो आप ध्यान से कि हमारे पास यहाँ पर 49 मतलब -1 होगा, यह -3 होगा, यह -2 होगा और यह हमारे पास +7 होगा। यहाँ पर दोस्तों +5, यह +7 और यह +2 होगा। क्या कुछ गलती? कितना दिखाई दे रहा? अच्छा यहाँ पर है ना +1, यहाँ पर आपका +1 होगा। सही है, गुड। अब देखो +1 से -1 कैंसिल आउट हुआ, यह -3 नहीं जाएगा ना, -2 +2 यह जाएगा। 7 है क्या? हाँ बिल्कुल है, चला जाएगा। अब क्या बचेगा मेरे दोस्तों? 3 और 5 बनेगा। 3 और 5 मतलब क्या बनेगा? +2 बनेगा। इस +2 को डिवाइड कितना बार करेंगे हम? 8 से। जितनी संख्याएं रहेंगी उससे आप डिवाइड करेंगे। तो 8 से यहाँ पर डिवाइड कर दें मेरे दोस्तों, तो कितना बनेगा? 1/4। मतलब इसमें सिर्फ 1/4 जोड़ेंगे, अर्थात 50.25। यह कहलाएगा इसका औसत कहलाएगा। 1/4 का मतलब हो गया कितना मेरे साथियों? 25, यानी 50.25 इसका औसत कहलाएगा। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी, है ना? और ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये आपको काम करके लाना पड़ेगा। इस पर और भी क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं मैं आपका जिक्र करूंगा जहां जरूरत पड़ेगा मेरे को, लेकिन फिलहाल आपको इतना आपको लेकर चलना है। आगे बढ़ता हूं मैं आपको लेकर, जैसे आप समझिएगा। तो यह हुआ हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसके बारे में आपको शुरुआत में एक ही कॉन्सेप्ट किया और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवा दिया, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि हाँ इस प्रकार से क्वेश्चन अगर मुझे मिलता है तो मुझे किस प्रकार से काम करनी चाहिए एग्जाम हॉल में। दूसरी चीज ये हम लोग देखें, इसमें आप समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर क्या कई बार प्रश्न जो आपको देखने को मिलेंगे एवरेज स्पीड मिलता है। यहाँ पर नोट कर लीजिएगा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग क्या? औसत चाल। बेसिक मैं आपको समझाऊंगा, फिर आपको इस पर लेकर क्वेश्चन लेकर स्टार्ट करूंगा। एवरेज स्पीड, औसत गति कैसे निकालते हैं? तो याद रखना, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस by taken total time। आप कह सकते हैं कि औसत चाल जब निकालेंगे दोस्तों, औसत चाल, तो औसत चाल का जो वैल्यू होगा, तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, याद रखना। ये हमारा होता है दोस्तों एवरेज स्पीड। मतलब ये सेकंड कॉन्सेप्ट मेरा अभी का, यानी आज का सेकंड कॉन्सेप्ट होगा कि स्पीड पर अगर कोई पूछेगा दोस्तों, तो यहाँ पूछेगा ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, मतलब तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय। यह कहलाता है हमारा दोस्तों औसत गति, यानी एवरेज स्पीड कहलाता है। आज की जो हमारी क्लास होगी वो फर्स्ट क्लास होगी किसका? एवरेज पर, और ये स्पेशली हमारा बेस्ड होगा इंट्रोडक्शन बेस्ड पर, है ना मेरे साथियों। तो आज मैं सिर्फ परिचय करा रहा हूँ आपको कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे मेरे साथियों। तो ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, अर्थात तय की गई कुल दूरी बटा लिया गया कुल समय, ये हम लोग इस पर काम करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर क्या, जैसे मान लीजिए कि ए से कोई व्यक्ति बी स्थान जाता है। मैं समझाता हूं आपको। मान लीजिए ए स्थान से कोई व्यक्ति बी स्थान जाता है ना। मैं ये कह सकता हूं कि स्थान ए से एक बस x किलोमीटर पर आवर गति से ट्रैवल करती है, x किलोमीटर पर आवर गति से ट्रैवल करती है और वापस आती है y किलोमीटर पर आवर गति से। कहने मतलब क्या हुआ कि एक बस जो है स्थान ए से स्थान बी के लिए x किलोमीटर पर आवर गति से प्रस्थान करेंगी, है ना, और वापस बी स्थान से ए स्थान पर y की स्पीड से वो रिटर्न होती है। ठीक है साथियों। तो पूछेगा आपसे क्या कि यदि ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी अगर हमारा d किलोमीटर है, ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी अगर मेरे साथियों d किलोमीटर है, तो हमसे पूछेगा कि फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द बस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
आपसे यह कह रहा है क्वेश्चन में क्या कि एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए, एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए एक्स की स्पीड जा रही है मेरे साथियों, यह जा रही है और यह वापस आ रही है, यह जा रही है और यह वापस आ रही है। ठीक है, डिस्टेंस आपको डी दिखाई दे रहा होगा। तो आप कैसे निकालोगे इसका एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, याद रखेंगे, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस। तो दोस्तों यहां से अगर यहां जाएंगे हम तो डी किलोमीटर और वापस आएंगे तो डी किलोमीटर, मतलब डी प्लस डी 2D। बोलिए हाँ ना, यहाँ पर आपको डी दिखाई दे रहा है, यह डी है, यह डी और यह डी, डी प्लस डी हो गया मेरे साथियों। तो जा रहे हैं डी, आ रहे हैं डी। अब रही बात यहाँ पर समय का, चूंकि डिस्टेंस ऊपर रहेगा, हमें निकालना क्या, एवरेज स्पीड निकालनी है। स्पीड कैसे निकालते मेरे साथियों, आपको मैंने जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ देख लीजिएगा, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, लिया गया कुल समय। तो समय आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। तो समय तो मुझे नहीं मालूम है, तो समय कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस को जब स्पीड से मैं डिवाइड करूंगा तो टाइम निकलेगा। तो डिस्टेंस मेरा डी है और स्पीड क्या हमारे पास x है, डिस्टेंस क्या मेरे साथियों और डी है, और यहाँ पर है क्या आपका y है। ध्यान से देखना सब बच्चा लोग, मैं आपको लेकर धीरे धीरे प्रवेश कर रहा हूँ एवरेज के कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट बन सकते हैं बेसिक में, वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप समझ जाते हैं तो हमारे लिए काम बड़ा आसान हो जाएगा समझाना यहाँ पर ना। तो देखिए यहाँ पर साथियों, ये d और d क्या बन जाएगा आपका 2D है ना। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं d कॉमन निकाल देता हूँ, तो यह बनेगा 1/x और वह बनेगा 1/y। तो हम कह पाएंगे कि d और d हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2 बचेगा, यह 2 बचेगा और यहाँ पर x और y बटा में xy, क्योंकि जब एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर में x और यहाँ पर y हो जाएगा इस प्रकार से। तो दोस्तों हम क्या कह पाएंगे कि 2xy बटा में x प्लस y। देखो अल्टीमेटली यहाँ पर y होगा और यहाँ पर x होगा, लेकिन मैंने ठीक कर लिया पहले ही। तो ये हमारा क्या कहलाएगा मेरे साथियों, एवरेज स्पीड कहलाएगा, एवरेज स्पीड यानी कि औसत गति, औसत गति नोट कर लेंगे। दोस्तों औसत गति निकालने के लिए कुछ नहीं करना था, मैंने आपको बेसिक समझाया कि डिस्टेंस को आपको ऐड करेंगे और इसके स्पीड से डिवाइड करेंगे। तो स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों हमारे, सॉरी टाइम से मैं डिवाइड करूंगा, तो टाइम हमारे पास क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड y। तो ये बनेगा हमारे पास, d कॉमन मैं निकालूंगा तो यह ऊपर आएगा मेरा, अल्टीमेटली आप देख पा रहे हो यहाँ पर y प्लस एक्स बनना चाहिए, y प्लस एक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ पर y प्लस एक्स। लेकिन मैंने अरेंज वे में क्या कर दिया था कि एक्स वाई के ऊपर फेंकेंगे तो कितना 2xy होगा और नीचे को अरेंज करेंगे तो x प्लस वाई, और ये हमारा कहलाएगा औसत गति। तो दोस्तों अगर कभी भी क्वेश्चन पूछेगा अगर एग्जाम में कि औसत गति क्या होगी, तो आपको इस प्रकार से ध्यान रखना कि एक बस ए स्थान से जा रही है बी स्थान के लिए और वापस आ रही हो, तो इसका औसत गति होगा 2xy बटा x प्लस वाई। ये हम लोग इस पर काम करते हैं, यानी कि मैं आपको समझाना चाहूँगा, फटाफट नोट कर लेना मेरे साथियों। मैं आपको यहाँ पर यह समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए हम यह कह सकते हैं कि कोई बस ए स्थान से बी स्थान जा रही है, डिस्टेंस दोनों के लिए समान है, इसका स्पीड s1 है ये जाने के लिए, इसका स्पीड s2 है आने के लिए। डिस्टेंस दिया हो या ना दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ध्यान रखना एवरेज स्पीड निकालने के मेरे साथियों आपको क्या करना पड़ेगा कि हाँ 2s1 इंटू s2 बटा में s1 प्लस s2। अब इस पर क्वेश्चन यहाँ में कैसे पूछेगा मैं आपको समझाता हूँ, यह आपको रोल रखना होगा, यह आपको रोल आपको रखना पड़ेगा। इस पर क्वेश्चंस क्या मेरे साथियों पूछ सकता है, मैं आपको जिक्र करूंगा अभी फिलहाल, पहले इसको नोट कर लेंगे। s1 क्या है जाने का स्पीड, s2 क्या है आने का स्पीड, डिस्टेंस दिया हो या ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नीचे दोनों क्या करना पड़ेगा आपको ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं इस पर क्वेश्चन कैसे क्रिएट कर सकता है। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, मैं यहां लिख देता हूं, एक बस स्थान ए से बी के लिए, एक बस स्थान ए से बी के लिए 20 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रस्थान करती है, जबकि वही बस स्थान बी से
स्थान बी से ए के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की गति से वापस आती है यदि ए से बी के बीच की दूरी, यदि स्थान ए से बी के बीच की दूरी 129 किलोमीटर है तो उस बस की औसत गति ज्ञात करें। उस बस की औसत गति ज्ञात करें। क्वेश्चन रहेगा मेरे साथियों इस प्रकार से, ध्यान से देख लीजिएगा। आपके सामने मैं क्वेश्चन खुद से बनाया हूं और आप देख पा रहे होंगे क्वेश्चन इस प्रकार से लिखा रहेगा। ए बस ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट ए टू बी एंड रिटर्न फ्रॉम पॉइंट बी टू ए एट द स्पीड ऑफ, आपको बाद में बात किया हुआ है, जाती है कैसे वह दोस्तों 20 की स्पीड से, कहाँ लिखे हैं, अच्छा ऊपर में लिखे ना, 20 की स्पीड जाती है और वापस कैसे आती है, 30 की स्पीड से आती है। तो यदि ए स्थान से बी स्थान के बीच की दूरी अगर हमारे पास 129 किलोमीटर है तो पूछेगा कि उस बस की औसत गति क्या है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया और साथ ही साथ एक क्वेश्चन में उठा लिया ताकि इससे क्या होगा आपको समझ में आएगा ज़्यादा। हम यहाँ पर क्या करेंगे मेरे साथियों, देखो मैं आगे चलकर शीट पर क्वेश्चंस बना चुका हूँ, पीपीटी के माध्यम से मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी एक क्वेश्चंस का जो एक सेगमेंट है दोस्तों, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो माइंड में एक छप जाना चाहिए कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन मुझे ऐसे काम करना चाहिए, फिर आपको लेके चलेंगे आगे हम। तो यहाँ मैं बताऊँगा दोस्तों क्या कि इसका एवरेज स्पीड अगर निकालते हैं, एवरेज स्पीड, तो ये कैसे निकालेंगे मेरे साथियों, तो 2 इंटू रूल क्या होता है, S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2। अभी जस्ट मैंने बताया था कैसे होता है। तो यहाँ पर आप बताओ कि 129 से कोई महत्व है, नहीं, कोई महत्व नहीं है। 129 ले या न ले उससे कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो उसका डिस्टेंस का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं किया है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, 2S1, तो 2S1 बोले तो 20 और S2 कितना मेरे साथियों 30 कहाँ यहाँ पर है 30 और 30 से 20 कितना मेरे साथियों 50, यहाँ 50 कर देंगे तो ये हमारा कट जाएगा इस बार में, 5 छक्के 30 और 6 दूनी 12 दूनी के 24 किलोमीटर पर आवर। यह क्या निकलेगा, इसका औसत गति निकलेगा। कोई समस्या कैसे बच्चों को है, तो ये इस पर काम करेगा हम लोग कि S1 इंटू S2 बटा में S1 प्लस S2। रूल अभी जस्ट कैसे बनता है मैंने अभी तुरंत बताया था आपको। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर मेरे साथियों, पहले फटाफट नोट करेंगे और ध्यान से नोट करेंगे, अच्छे से गड़बड़ाना मत। मैं इस क्वेश्चन को विदाउट फॉर्मूला अगर मैं बनाना चाहूँ तो भी बना सकता हूँ मैं बहुत जल्दी, समझना ध्यान से। कैसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। मैं विदाउट फॉर्मूला अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर जाता हूँ तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर मैं आपको रूल से समझाता हूँ जो बड़ा हेल्प कर सकता है आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे ये जानो आप अच्छे से दोस्तों कि देखो स्थान ए है, स्थान हमारे पास ये ए है और यह स्थान हमारे पास बी है, यही ना बाबू, ध्यान देना मेरे साथियों, स्थान ए और स्थान बी। देखो स्थान ए से हम कैसे जा रहे हैं 20 की स्पीड से और आ कैसे रहे हैं हम 30 की स्पीड से, ये वापस आ रहे हैं, यह जाने का और इधर से आने का यह है। तो देखो डिस्टेंस जो भी रहा होगा ए से बी का बीच का दूरी वो हमेशा बराबर रहा होगा, जाने में भी और आने में भी। ऐसा तो नहीं है कि हम ए से बी जाएंगे तो 150 और वापस आने लगेंगे तो 300, यहाँ से घर जा रहे गढ़ा हुआ तो 200, आने लगे तो 400 हो जाएगा, ऐसा नहीं ना हुआ। हाँ आने और जाने मिलाकर 400 हो सकता है, हाँ थोड़ा डिस्टेंस हो सकता है। तो मेरे साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आप देखो डिस्टेंस को अपने मन से एज्यूम कर लो। आप क्या कर लो कि 20 और 30 कैल्शियम निकालो, कितना आएगा 60। तो 60 के मल्टीपल में जो आपको ठीक लग रहा मान लो। मान लिया हमने क्या कि ए से बी का बीच का दूरी कितना रहा होगा 60 किलोमीटर। आपका मन हो 120 मानो, आपका मन हो 180 मानो, आपका मन हो 300 मानो, मतलब ध्यान रखना कि वो 60 का मल्टीपल होने चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने मान लिया कि 20 और 30 कैल्शियम कितना हो गया 60। मैंने एज्यूम कर लिया कि ए से बी के बीच की दूरी सपोज 60 रहा होगा। तो आप बताना दोस्तों कि हमने डिस्टेंस
हमें क्या निकालना है मेरे साथियों, एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ट्रैवल टोटल डिस्टेंस, तो देखो 60 हम जाएंगे और 60 आएंगे तो दूरी कितना हो जाएगा 120, बोलो हाँ या ना। अगर मैं 60 जाऊंगा 20 की स्पीड से, कम समय कितना लगेगा 3 घंटा, बोलो जी 3 घंटा मैंने हाल जाने में, और अगर मैं आ रहा हूं तो 30 दूनी के 60 कितना लगा 2 घंटा, यहाँ पर 2, तो 120 बटा में 5 कितना आएगा 24। ये भी एक तरीका मेरे साथियों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर मैं ये 2s1 और s2 का मैं प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको समझाने का प्रयास किया कि एलसीएम मेथड के माध्यम से भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा डिस्टेंस एज्यूम करना पड़ेगा जो कि इसका एलसीएम निकल पा रहा होगा। तो 20 और 30 का हमने एलसीएम निकाला 60, आपका मन होता है 120 ले लो, आपका मन हो 180 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा मन हुआ 60 लेने के लिए, मैंने 60 लिया। अगर मैं 60 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल करता हूँ 20 की स्पीड से तो समय लगेगा 3 घंटा, और अगर मैं 60 किलोमीटर की दूरी को ट्रेवल करता हूँ अगर 30 की स्पीड से तो मेरा समय लगेगा 2 घंटा। 3 और 2 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। इस तक करेक्ट आंसर्स। कोई समस्या किसी बच्चों को हो रही है क्या यहाँ पर मेरे साथियों, नहीं ना, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा नेक्स्ट में। अब मैं आपको अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा यहाँ पर। क्या इस मान लीजिए एक बस स्थान ए से बी के लिए रवाना होती है, स्थान ए से बी के लिए रवाना होती है, दिख रहा है, हाँ नहीं दिख रहा, क्या लगता है, मान लीजिए दोस्तों एक बस स्थान ए से स्थान बी के लिए रवाना होती है, और वही बस बी से सी के लिए जाती है, और सी से डी पर उसका स्टॉपेज हो जाता है। मान के चलिए कि एक बस रांची से खुलती है ना बाबू, रांची से खुलती है, और रांची से बस खुलने के बाद वह रुकती है रामगढ़ में। रांची से सुबह सुबह खुली भोर में, है ना दोस्तों, तो रामगढ़ सुबह सुबह पहुंचेगी, 1-1.5 घंटा पहुंच जाएगी बस। तो वहाँ पर नाश्ता पानी करवाएगा, जितने पैसेंजर यात्री है सबको नाश्ता करवा दिए, ठीक है दोस्तों। रांची के बाद वो बस जाएगी आगे और रुकेगी कहाँ पर, हजारीबाग में, ठीक है। हजारीबाग में वहाँ पर क्या हो जाएगा, लंच वगैरह का व्यवस्था है, लंच हो गया आपका, है ना, कोई ढाबा में, और लंच के बाद शाम में पहुँच गया कहाँ, कोडरमा, गिरिडीह, जहाँ आपके जो गंतव्य स्थान है दोस्तों वहाँ मैंने पहुँचा दिया बस को। अब आपसे यह कहेगा मेरे साथियों कि यदि इन तीनों के बीच की दूरियाँ आपस में समान है, कहने मतलब क्या, ए से बी के बीच की दूरी, बी से सी के बीच की दूरी, और सी से डी के बीच की दूरी, अगर ये तीनों आपस में समान है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि इसका एवरेज स्पीड ज्ञात करें। देखो मेरे दोस्तों, मैं जितना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ अगर आप इतना करके जाते हो ना, तो कोई बुक, मैगजीन्स या प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना माइंड में सेट कर लो कि जो आपको बता रहे ये आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, जितना आपको चाहिए था हम आपको उससे कहीं ज़्यादा देंगे आपको, ताकि आपको ये ना लगे, है ना, जैसे होता है ना कि कभी कुछ अगर आप डूबी में लेकर आए हैं मांगने के लिए, हम आपको एक टीना में दे देंगे कि ले जाओ। बात समझे मेरी बात को। तो मेरा कहने मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपको इतना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ऐसा दूंगा आपको बनाकर, ताकि आपको उससे एक्स्ट्रा कहीं नहीं जाएगा, आपका क्वेश्चन जो भी रहेगा इसी के इर्द गिर्द आपको घूमेगा मेरे साथियों। तो मैं आपको यह कहना चाहूँगा कि देखो ए से बी के बीच की दूरी को मैंने डी मान लिया, यहाँ पर डी है डी किलोमीटर से, ये हो गया आपका डी किलोमीटर से हो गया, और यह हो गया आपका डी किलोमीटर से। अब आप यह कहेंगे सर अगर मान के चलता हूँ कि तीनों के बीच की दूरी बराबर होगा तो उस केस में क्या करेंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया शुरुआत में कि ट्रैवल टोटल डिस्टेंस बाय टेकन टोटल टाइम, निकालिए और आंसर लगाइए, वो फर्स्ट रूल के माध्यम से बनेगा। तो अब मैं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि यहाँ से कोई बस खुल रही है और उसकी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जो बस रांची से खुलती है उसका स्पीड आपको दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, और यह बस पहुँच जाती है कहाँ पर, रामगढ़ में। रामगढ़ में नाश्ता पानी कराने के बाद, है ना दोस्तों, और यह बस यहाँ से खुलती है y किलोमीटर पर आवर की गति से खुलती है। यहाँ पर रांची हो गया, यह रांची, और यह हो गया आपका रामगढ़, और यह हो गया आपका हजारीबाग, एच बाग, और यह मान लीजिए आपका कोडरमा में है या गिरिडीह, जहाँ भी आपको ठीक लगे आप अपना गंतव्य स्थान आप लिख सकते हैं, गिरिडीह है। दोस्तों x की स्पीड से यहाँ बस निकलती है, पहुँची है कहाँ, रामगढ़। रामगढ़ से बस खुली नाश्ता का पानी करने के बाद हजारीबाग पहुँचती है,
और हजारीबाग से लंच करने के बाद वह बस खुल जाती है और पहुंच जाती है अपने गंतव्य स्थान जहां पर इसका स्टॉपेज होगा। यार कोडरमा, गिरिडीह और भी आगे जाना है, आप चले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कि इन तीनों के बीच की दूरी आपस में क्या दे रखी है, समान दे रखी है। अब आपसे यह कहेगा कि इसका औसत गति निकाले, एवरेज स्पीड निकाले। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे मेरे दोस्तों? तो मैं आपसे बताऊंगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि एवरेज स्पीड निकालने का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है कि एवरेज स्पीड निकालने का मेरे भाइयों ध्यान रखना यहाँ पर क्या कि ट्रैवल टोटल डिस्टेंस तो d प्लस डी मतलब मैं 3D कर सकता हूँ, यह d और यह d। क्या मैं 3D एक ही बार कह दूँ? कोई बात नहीं, आप अलग अलग लिख लो। डिस्टेंस अपॉन यह डिस्टेंस हो गया, नीचे क्या होना चाहिए, टाइम, तब ना जाके स्पीड आएगा। तो टाइम कैसे निकालेंगे? द डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब d बाई एक्स, यहाँ पर d बाई वाई और यहाँ पर दोस्तों d बाई जेड। चूंकि सब के सब दूरी आपस में क्या है दोस्तों, समान है। अगर मैं यहाँ पर काम करूँ मेरे साथियों तो ये हमारे पास हो जाएगा 3D और अगर मैं d कॉमन निकालता हूँ तो ये हमारे पास बन कर आएगा 1 बाई एक्स, 1 बाई वाई एंड 1 बाई जेड। इस प्रकार से होगा। कोई समस्या किसी बच्चों को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखो d से d कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं क्या कि 3 नीचे जब एलसीएम निकालेंगे मेरे दोस्तों तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई जेड, यह हो जाएगा एक्स कटेगा वाई जेड बचेगा, वाई कटेगा एक्स जेड बचेगा और जेड कटेगा एक्स हो जाएगा। देखो आपको एलसीएम निकालने के बाद सारा काम आपको आता है करने के लिए। अगर मैं एक्स से डिवाइड करूंगा एक्स वाई जेड में तो एक्स कटेगा, वाई जेड बचेगा, वाई जेड को मैंने यहाँ पर रख दिया। वाई से मैं डिवाइड करूंगा इसको तो वाई कटेगा, एक्स जेड बचेगा, वही एक्स जेड आपको यहाँ पर है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पर। तो आप देखिएगा ये वाला जो बात है आपका 3x y z ये ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा दोस्तों x y y z एंड z x। मैं दोस्तों इसलिए इसको समझा रहा हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में देखिएगा ना कि आपको सिंपली आपको फॉर्मूला पूछ देता है, ये फॉर्मूला ही दे देगा आपको ऑप्शन में, यहाँ पर कहीं प्लस कर देगा कहीं माइनस कर देगा और इसमें बोला कौन सत्य है कौन सही है। तो जब काम नहीं किए हुए रहेंगे तो आपको दिमाग में अचानक सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा मुसीबत हो सकता है, दिक्कत हो सकता है। तो आप अगर सॉल्व किए हुए रहेंगे, थोड़ा जाने हुए रहेंगे, थोड़ा आपके लिए आसान बन सकता है। तो मैं आपको एक बेसिक चीज समझा दिया आपको यहाँ पर क्या कि ए से बी, बी से सी और सी से डी के बीच की दूरी अगर समान होगा तो उस केस में हमारा औसत गति जो बनेगा दोस्तों 3xyz बटा xy प्लस yz प्लस zx। ये जेड है, टू मत समझना ना, ये हमारा जेड है, जेड प्लस zx। ओहो ये yx प्लस zx, ये नोट कर लेंगे सब बच्चे। चलिए अब इस पर क्वेश्चंस हम आगे जिक्र करेंगे, लेकिन फिलहाल समझिएगा यहाँ पर क्या है मेरे दोस्तों कि देखो जी ए से बी हमने यही देखा, बी से सी और सी से डी की बीच की दूरी अगर हमारा समान है ना, ये सब का सब समान है मेरे दोस्तों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये x की स्पीड से जा रही है, या मैं x की जगह पर मैं s1 कर दूं, s1 की स्पीड से जा रही है, यह s2 के स्पीड से और यह s3 के स्पीड से। दोस्तों याद रखना एवरेज स्पीड निकालने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वह है क्या, टू S1 इंटू S2 इंटू S3 बटा में क्या होगा S1 इंटू S2, S2 इंटू S3 और S3 इंटू S1। यह तो ऑप्शन में जब एग्जाम में दिखाई देगा तो आपको इस प्रकार से होगा और उस चीज़ों को ठीक कैसे करना होगा आपने देख लिया होगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन मैंने आपको सामने क्रिएट कर दिया। अब क्वेश्चंस क्या रहेगा आपको बनाना होगा। मैं क्वेश्चन देके देखता हूँ कि आप काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। चलिए समझिएगा दोस्तों, सॉरी हाँ 3 होगा ना, यहाँ पर आपको 2 नहीं होगा, देखो आपका 3 है, सॉरी मिस्टेक से आपका 2 लिखा गया, आपका 3 कर दीजिएगा, यहाँ पर आपका 2 होगा बाबू, वेरी गुड। 3 का प्रयोग करेंगे ना, 3 S1 S2 और S3, वेरी गुड। अब समझिएगा दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या रहेगा, जैसे
एक व्यक्ति स्थान A से B के लिए 12 किलोमीटर की गति से स्थान B से C के लिए 15 किलोमीटर पर आवर गति से तथा स्थान C से D के लिए 20 किलोमीटर पर आवर गति से प्रस्थान करता है। यदि क्या लिखे, स्थान C से D के लिए ना, स्थान C से D के लिए यदि इन तीनों के मध्य की दूरी आपस में समान हो तो उस व्यक्ति की औसत गति ज्ञात करें। ये मेरे साथी हैं। यह क्वेश्चन इस प्रकार से आपको मेंशन रहेगा। एक व्यक्ति स्थान A से B के लिए 12 की स्पीड से जाती है, 12 की स्पीड से गति से B से C के लिए 15 की स्पीड से तथा C से D के लिए 20 की स्पीड से प्रस्थान करता है। इन तीनों के मध्य की दूरी अगर आपस में समान हो तो उस व्यक्ति की औसत गति क्या होगा, यह ज्ञात करें। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको पहला चीज मैंने आपको शुरुआत में ही दे दिया कि एवरेज स्पीड निकालने के लिए मेरे दोस्तों रूल दिया ना आपको। एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 3xyz बटा में xy yz एंड zx इस्तेमाल करेंगे, zx का। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आप मुझे लगता है यही कर पा रहे होंगे। आप क्या करेंगे देखिएगा, 2 × 12 × 15 × 20, यही नहीं करेंगे बाबू, 12 × 15, 15 × 20 और 20 × 12। बोलो हाँ या ना, ऐसे नहीं करेंगे आप लोग। लेकिन आप ऐसे करेंगे तो टाइम आपका ज़्यादा कंज्यूम होगा। हाँ बिल्कुल, एलसीएम वाला जल्दी आपको मैं बताऊंगा। देखो 12 × 15 हो जाएगा, ये 15 × 20 हो जाएगा और 20 × 12। आप जो भी करेंगे आपका आंसर 100% सही निकलेगा। इस पर अगर आप इसे सोल्व करते हैं तो आंसर 100% आपका क्लियर होगा, सही निकलेगा। लेकिन मेरे साथियों इस पर अगर काम करेंगे तो फिर आपका समस्या यह होगा कि थोड़ा सा कैलकुलेशन बनाएगा ज़्यादा आपका, तो आप इससे बचें। देखो एग्जाम में क्या होता है ना कि एग्जाम में कैलकुलेशन पर थोड़ा काम किए रहेंगे तो आसान रहेगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप कोशिश करना कि आपको जो बताए हैं रेशियो मेथड वाला पर, उस पर आप काम कर लो। कैसे बनाओगे आप? अच्छा हाँ, यहाँ पर हम बार बार मैं 2 लिख दे रहा हूँ, आप ठीक कर लेना, इसको 3 होगा ना। यहाँ पर 3 फॉर्मूला आपको अभी जस्ट बताया आपको, ये 3 लिखा हो यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम हमारा ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो मैं चाहूँगा कि इसको हम कैसे बनाएंगे जल्दी से, ये भी काम करेंगे, आंसर आएगा आपका जल्दी। लेकिन दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओ। आप देखो ध्यान से, यह कह रहा था क्वेश्चन में क्या कि देखो A स्थान से B, B स्थान से C और C स्थान से हमने D किया। यहाँ का स्पीड हमारे पास दिया था 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा हूँ, यह 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मैं जा रहा हूँ और यह मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले गया खुद को और लास्ट में पहुँचा दिया कहाँ पर, हम लोग D पर पहुँच गए, स्टॉपेज हो गया वहाँ पर। अब देखो इन तीनों के बीच की दूरी आपस में समान कह दिया है, ये आपसे यह कह देगा इसके तीनों के बीच की दूरी आपस में मान लीजिए सबके सब बराबर है और वो 129, 30 दिया 45, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो समान कह दिया है तो हमने इसकी दूरी को D मान लिया है। D है, ये D है, ये D है, यह कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे ना कि 12, 15 और 20 का एलसीएम निकाल दो, कितना हो जाएगा 60। 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60 होगा।
तो आप सिंपली यहाँ पर करते 60 लिख देते हैं, यहाँ पर 60 लिख दीजिए, ये 60 हो गया। यहाँ पर भी मैंने 60 कर दिया और यहाँ पर भी हमने 60 कर दिया। इस क्या है दोस्तों, डिस्टेंस है, ये हमारा डिस्टेंस है। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं? वेरी गुड। देखो अब यहाँ पर मैं कहूँगा आपको यही चीज़ कि अगर आप 60 की स्पीड से जा रहे हो, 60 किलोमीटर दूरी अगर 12 की स्पीड जा रहे हो तो 12 बच्चे कितना लगेगा, 60, 5 घंटा लगेगा यहाँ पर, हाँ या ना। अगर मैं 60 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल करता हूँ 12 की स्पीड से तो 12 बजे 60, 5 घंटा। उसी प्रकार से हम यहाँ से यहाँ गए तो 20 15 जो कितना बनेगा, 60 घंटा, 4 आवर्स। और यहाँ से जाएगा कितना देर, 20 से 60 यानी कि 3 घंटा। ये ना होगा मेरे साथियों, ये होगा। अब आपको यहाँ पर समझना क्या है, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। एवरेज स्पीड तो आपको पहले बता दिए हैं, सबकी दूरी को जोड़ दो, या 60, 60 और 60 कितना आ जाए, 180। 5 घंटा, 4 घंटा और 3 घंटा, 5, 4, 9 और 3, 12 से डिवाइड कर दो। कोई डाउट किसी बच्चा को? अगर मैं इसको डिवाइड करूँ कितना आ जाएगा मेरे साथियों, 15। और ये 15 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड कहलाएगा। ठीक है, आप इसको भी ऐसे बनाएंगे तो भी आपका 15 ही आएगा, ऐसे भी काम करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम ज़्यादा कर सकता है। देखो एग्जाम में आपके लिए सेकंड ही आपके लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना, बूंद बूंद से तालाब भरता है। अगर आप एक क्वेश्चन में 5 सेकंड 10 सेकंड बचा दिए है ना दोस्तों, तो सोचिए लास्ट में अगर आपके पास 100 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन है, तो उसमें गुना कर लो, कितना समय बच सकता है आपके लिए। और वह समय आपके लिए बड़ा वरदान साबित होगा। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन पा रहा होगा आप वहाँ पर लगा पा रहे होंगे, नोट कर लेंगे। ये हमने बताया दोस्तों, एवरेज स्पीड पर बेस्ड कॉन्सेप्ट आपको मैंने समझाने का प्रयास किया। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर? कोई दिक्कत किसी बच्चा को है मेरे साथियों? नहीं है ना, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ अगला कॉन्सेप्ट की ओर, आगे बढ़ा जाए ना, वेरी गुड। आगे देखिएगा, नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, औसत मान लीजिए मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट करवा दे रहा हूँ आपको, क्या, एक सेकेंड। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये कहता है कि 20 छात्रों के समूह में छात्रों की औसत आयु 25 वर्ष है, उसमें एक नए शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, तो उससे औसत आयु में 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार से दिया रहेगा, तो उस शिक्षक की आयु ज्ञात करें, या सपोज भार में दिया रहेगा, तो आप लिखेंगे औसत किसका, एवरेज वेट ऑफ सैलरी, एवरेज वेट एज एंड सैलरी, औसत भार उम्र पर आधारित प्रश्न। अगर इस प्रकार से रहेगा तो कैसे निकालेंगे आप? मैं आपको पहले लिख दिया, एवरेज वेट पूछे या एज पूछे या सैलरी पूछे, एवरेज सैलरी क्या है, सब में एप्लीकेबल होगा। तो आप क्या करेंगे, पुराने व्यक्ति का उम्र भार वेतन, या आप यहां पर कह सकते हैं एवरेज निकालना हो किसका, वेट का, एज का और सैलरी का। पुराना औसत यानी ओल्ड एवरेज प्लस माइनस टोटल नंबर टोटल नंबर इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन एवरेज, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन द एवरेज। मैं दोस्तों ये कहना चाहूंगा, हिंदी में लिख देता हूं यहां पर क्या, औसत भार
या औसत उम्र पूछेगा या औसत सैलरी, सैलरी मतलब वेतन, औसत वेतन, कुछ भी पूछेगा दोस्तों, तो आप रखेंगे पुराना एवरेज यानी पुराना औसत, पुराना औसत प्लस माइनस कुल संख्या, कुल संख्या इनटू औसत में वृद्धि या कमी, औसत में वृद्धि या कमी। दोस्तों यहां पर समझना, प्लस और माइनस दोनों में इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अगर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, कमी होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, माइनस करेंगे। प्लस और माइनस दोनों में लिया। देखिए औसत में अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि के केस में प्लस और कमी के केस में क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग माइनस करेंगे। कोई समस्या किसी बच्चों को यहाँ पर? अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या पूछा है, किस प्रकार से रहेगा, मैं आपको समझाता हूँ फिलहाल, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मैं मेंशन करूँ बोर्ड पर और आप उसका इस्तेमाल करें और आंसर लाने का प्रयास करें। मैं पहले आपको इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा मैं उस पर डिस्कस करूँगा, देन आपको लेकर चलूँगा इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट पर। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो सिर्फ आपको एक परिचय देना है मेरा मकसद, और एटलीस्ट आप समझे कि इस पर क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हमसे छूटेगा नहीं आपका। फिर तो मैं आपको सिर्फ पर चल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, डोंट वरी। समझिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे आपसे यह कहेगा, इसे मान लीजिए कि 20 छात्रों के समूह में 20 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत उम्र, छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है, 25 वर्ष है। 20 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। जब उसमें एक नए विद्यार्थी के उम्र को शामिल कर लिया जाता है, उम्र को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है, तो उस नए विद्यार्थी का उम्र ज्ञात करें। उम्र क्या है, यह पूछेगा आपसे, यह पूछ रहा आपसे उस नए विद्यार्थी का उम्र क्या है। दोस्तों 20 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। ये आपसे कह रहा है क्या कि 20 छात्र हैं और छात्रों का जो औसत उम्र है वो 25 वर्ष है। जब उसमें एक नए विद्यार्थी के उम्र को शामिल कर लिया जाता है, उम्र को शामिल कर लिया जाता है, तो औसत उम्र में 4 महीने की वृद्धि हो जाती है। तो उस नए विद्यार्थी की उम्र क्या है। दोस्तों इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो मैं सिंपली कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ और साथ ही साथ उस पर बेस्ड एक आध मैं प्रश्न उठा ले रहा हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसका जो समावेश है दोस्तों वो एटलीस्ट समझ में आ जाए अच्छे से आपको। कोई डाउट किसी बच्चा को? फटाफट नोट कर लेंगे पहले क्वेश्चन को, समझिए ध्यान से। अब समझिए ध्यान से दोस्तों इसको। पहले मैं बताऊंगा इसका रूल क्या है, ट्रिकी अप्रोच। मैंने पहले बताया क्या है कि नए व्यक्ति का उम्र भार वेतन पूछ रहा होगा, सब में काम करेगा।
नए व्यक्ति का उम्र, भार या वेतन अगर पूछ रहा होगा तो सभी में एप्लीकेबल यही चीज़ होगा जो मैं बताने वाला दोस्तों आपको। क्या कि पहले हम लोग रखते क्या है, पुराना औसत। पहले हम लोग पुराना औसत पर काम करेंगे। तो पुराना औसत क्या है, तो देखो 20 छात्रों के समूह है, छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। मतलब पहले कितना था, 25 वर्ष था, मैंने 25 कर दिया। अब उसके बाद मैं रखता हूं क्या, प्लस या माइनस। अब देखना इसका सेगमेंट देखना, यहाँ पर पुराना औसत के बाद प्लस या माइनस, उसके बाद कुल संख्या इंटू औसत में वृद्धि या कमी, ये रखते हैं हम लोग। तो अब कुल संख्या, लेकिन किसका सिंबल में, प्लस या माइनस के साथ में। तो दोस्तों मैं आपको जस्ट बताया था कि अगर वृद्धि होगा तो वृद्धि केस में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहां पर मुझे प्लस करना चाहिए कुल संख्या। तो पहले से हमारे पास छात्रों की संख्या क्या थी, 20 थी। अब उसमें एक छात्र की आयु को शामिल कर लिए, तो पहले से 20 और एक और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 21। तो हम यहाँ पर कर देंगे 21 कुल छात्रों की संख्या। उसके बाद मैंने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर औसत में वृद्धि या कमी इंटू वृद्धि या कमी। तो वृद्धि हमारे पास हुआ कितना मेरे दोस्तों, 4 महीने, 4 महीना। तो 4 महीना को हम क्या करेंगे, 4/12, क्योंकि ये सब के सब किस में है दोस्तों, वर्ष में है, और ये 4 महीना है। तो 4 महीना को भी आपको क्या करना पड़ेगा, वर्ष में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 महीना को अगर मैं वर्ष में कन्वर्ट करूंगा तो 12 से डिवाइड करूंगा। क्यों, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, 12 से डिवाइड कर दिया। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मेरे दोस्तों, तो 4 दिया कितना बन जाएगा, 12, और 3 सत्ते 21, मतलब 25 और 7 कितना हो जाएगा, 32। यानी उस नए लड़के का जो आयु होगा मेरे साथियों, वो होगा उसका 32 वर्ष। छोटा सा मैंने काम किया और इसका आंसर आ जाएगा। मैंने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, पुराना औसत जो भी है आप उसको मेंशन करेंगे। अगर वृद्धि होगा तो प्लस करेंगे, कमी होगा तो माइनस करना होगा। 4 महीने की वृद्धि हुई है, तो पहले से संख्या था 20, अब एक नए छात्र आ गया तो कुल कितना हो गया, 21। वृद्धि केस में प्लस करना, वृद्धि हुआ कितना हमारा, 4 महीने, तो 4/12 कर देंगे। तो मैंने कट किया, 4 दिया 12, 3 से कट कर 3 से 21, 25 7 कितना होगा, 32। यानी 32 साल उस नए लड़के का आयु रहा होगा, 32 ईयर्स। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे मेरी बात को। अब मैं चाहता हूं कि आपको समझाऊं इसका ट्रेडिशनल मेथड क्या है। ट्रेडिशनल मेथड मतलब क्या, जो अभी तक आपने नहीं सीखा है उस पर मैं बात करने वाला हूं, समझिए ध्यान से। हम लोग मैंने शुरुआत में ही देखा था क्या, कि दिए गए पदों का कुल योग बटा में पदों की संख्या से मैं डिवाइड करता हूं, औसत निकलता है। तो आप यहाँ पर जितने भी छात्र हैं सभी की आयु को क्या करना होगा, योग कर दीजिए, और जोड़ने के बाद छात्रों की संख्या से डिवाइड करेंगे, औसत निकल जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आप यह बताना कि 20 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत उम्र 25 वर्ष है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, 25 वर्ष यानी 20 इंटू क्या करेंगे, 25 वर्ष। ये 20 इंटू 25 मैंने कर दिया। तो 20 इंटू 25 करने का मतलब क्या हुआ कि इतना हमारे पास क्या है, छात्रों का संख्या का यानी छात्रों का आयु का योग निकल गया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या रहा है कि एक नए छात्र के आयु को शामिल कर लिया गया। तो नया छात्र कितने साल का है तो बताया नहीं क्या मुझे, तो मैंने उसके आयु को x मान लिया। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया मेरे दोस्तों, यहाँ पर मैंने x मान लिया, मैंने उतने छात्रों को x मान लिया। ठीक है मेरे दोस्तों। अब रही बात कि हमारे पास जो संख्या 20 थी, अब कितना हो गई, 21। देखो ना 20 था ना जी, अब एक व्यक्ति और आ गया तो कुल कितना बनेगा, 21 बनेगा। तो मैं यहाँ पर कर दिया आपका 21, कुल संख्या हमारा हो गया। कोई डाउट किसी बच्चा को, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास यह देखना कि छात्रों का जो औसत पहले था हमारे पास वह कितना था, 25 वर्ष। तो 25 वर्ष अब नहीं रहेगा, 25 वर्ष अब यहाँ पर नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा, चूंकि 4 महीना का वृद्धि हो चुका है। तो 4 महीना मतलब 4/12, यह करना पड़ेगा। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर क्या, नहीं, बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो जब अगर कोई समस्या नहीं है तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 25 गुने 20 करेंगे कितना आ जाएगा, 500। और यहाँ पर दोस्तों x 21 से गुना करेंगे 25 में कितना आएगा, या आप उतना नहीं करेंगे, 4 दिया 12 कर लो सिंपली, यह आ जाएगा। तो 25 से का 25 और एक 26/3, सॉरी 25 से 75 ना, 75 और एक 76, 76/3। क्या कोई डाउट किसी बच्चा को है क्या। आप यहाँ पर देखा मैंने क्या, 4/12 कर दिया। नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हो, और नहीं तो मेरा अगर मानोगे तो हम तो कहेंगे कि अब इसको काटो मत,
सिंपली जो था वही आप काम करो, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। यहाँ पर क्या था, 4/12 था, आप 4/12 ही छोड़ दो। आप ऐसा भी काम करेंगे, गुना करके भी लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4/12 मैं इसको क्या 1/3 कर सकता हूँ क्या, 1/3 कर दिया। अब दोस्तों मैं 25 से गुना करूँगा 21 में, 525, वेरी गुड। और 1/3 से गुना करूँगा 21 में तो 7 आ जाएगा। इजी हुआ कि नहीं हुआ, ये हमारे लिए थोड़ा आसान हुआ उसके रिस्पेक्ट में। 25 से मैंने गुना किया 21 में, 525, और 1/3 से गुना करूँगा 21 में तो 21 में 1/3 में तो 7 आएगा। तो दोस्तों आप ये बताना 525 और 7 कितना आ गया, 532 आ जाएगा। तो x का मान हमारे पास 532 माइनस 500 व्हाट 32। और x मैंने किसको मान रखा था, उस नए छात्र की आयु जो उसमें समूह में आया था, यह वाला था। इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों, 32 साल। तो मैंने आपको जो बताया यह आपका एक परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड बोलते हैं हम लोग इसको। लेकिन मैंने इसके पहले जो बताया दोस्तों यह आपके लिए बड़ा थोड़ा हेल्पफुल होगा, जो मैंने आपको इरेज कर दिया हूँ। फटाफट इसको नोट कर लेंगे आप अच्छे से। कोई समस्या किसी बच्चों को है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, ये हमने देखा। अब यहाँ पर ये समझना होगा, इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बहुत जल्दी बना पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और उठा लिया, मान लीजिए ये औसत उम्र पर मैंने पूछ दिया था, मैंने क्वेश्चन उठा लिया था भार पर। मान लीजिए आपसे मैं क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर, क्या मैंने क्वेश्चन दिया आपको क्या कि 30 छात्रों के समूह में 30 छात्रों के समूह में 30 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत भार, 30 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत भार मान लीजिए 40 किलोग्राम है, 40 किलोग्राम है। 30 छात्रों के समूह में छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है। कोई और किसी बच्चा को नहीं। जब उसमें एक नए छात्र के भार को शामिल कर लिया जाता है, छात्र के भार को शामिल कर लिया जाता है, शामिल कर लिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि जाती है, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो उस नए छात्र का भार ज्ञात करें, तो उस नए छात्र का भार ज्ञात करें। दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन यहाँ आपको दिखाई देगा। तो बड़ी सिंपली आप तरीके से बना पा रहे होंगे। ध्यान से देखना, हमने आपसे यह कहा कि देखो 30 छात्र हैं जी, 30 छात्रों के समूह में छात्रों का जो औसत भार है वो 40 किलोग्राम है, ठीक है मेरे दोस्तों। और आपके साथ ही साथ कहा क्या कि जब उसमें एक नए छात्र के भार को शामिल कर लिया जाता है, व्हेन ए न्यू स्टूडेंट इज टू बी इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप, तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है, मतलब आधे किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो पूछा आपसे क्या कि उस नए छात्र का भार ज्ञात करें, तो आप कैसे बनाओगे? ध्यान देना सब बच्चे। यहाँ पर पहले आपको रखना था, बात नहीं, पहले करना था आपको क्या कि 30 छात्रों के समूह में छात्रों का जो औसत भार है वो 40 किलोग्राम है, तो आप 40 किलोग्राम कर देते हैं यहाँ पर पुराना औसत। वृद्धि होगा तो प्लस, कमी होगा तो माइनस। तो यहाँ वृद्धि हो चुका है तो हमने प्लस कर दिया, या प्लस कर दिया। अब रही बात कुल संख्या, तो पहले संख्या था कितना आपके पास, पहले संख्या था कितना आपके पास, 30 छात्र थे। तो 30 छात्र थे तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 30 कर दिया। कोई और किसी बच्चा को? अब रही बात कि उसके बाद हमारे पास यह कह रहा है कि उसके भार में वृद्धि हो चुका है। कितना वृद्धि हो चुका है? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम मतलब 500 बटे में 1000। कोई और किसी बच्चा को? 500 ग्राम मतलब 500 बटा में 1000, चूंकि आधा किलोग्राम हो जाएगा। तो आधा किलोग्राम मतलब क्या, 1/2। सॉरी, संख्या के पास 30 था ना बाबू,
एक छात्र और आ गया तो कितना हो जाएगा आपका 31। आप यहाँ पर 31 लेंगे क्योंकि छात्रों की संख्या आपके पास 31 हो जाएगी। तो अब बताना यहाँ पर दोस्तों हमारे पास यह छात्र हो गए 40, सॉरी इसका 40 हो गया और यहाँ पर 31 बटे तो मतलब कितना हो जाएगा 15.5 यह कहेंगे। तो 40 और 10 50 5 55 55.5 किलोग्राम उसका सही आंसर बनेगा। क्या कोई समस्या है किसी बच्चों को? ऐसे ही आपको आंसर लाना है। और आपका अगर मन हो कि नहीं सर मैं से नहीं बनाएंगे मेरे दोस्तों, तो फिर आप ऐसे कर लेना जो मैं अभी आपको जस्ट बताया कि देखो 30 गुने क्या करेंगे 40। अगला छात्र की आयु हमें मालूम नहीं है, उसका भार छोड़ दीजिए और यहाँ पर संख्या कितना हो जाएगा 30 और 31 यहाँ पर रख दिए। अब इसका देख रहा हूँ मैं क्या कि औसत भार पहले हमारे पास था कितना 40 कर देंगे, आधा किलो बढ़ गया था, आधा मैंने कर दिया यहाँ पर इस प्रकार से। कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या बाबू? ऐसे भी कर लेना। तो 40 गुना 3 कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, प्लस x बटे में 31 गुने 40 करेंगे कितना आ जाएगा 1240 आएगा। बहुत अच्छा। और यहाँ पर 15.5 आएगा चूंकि मैं यहाँ से गुना करूँगा। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूँ इसका आंसर्स का, तो आप देख पा रहे होंगे हमारे पास x का मान आएगा 1240 और 15 कितना 1255 ना बाबू, 1255.5 माइनस 1200, ये पॉइंट है मेरे साथियों, ये पॉइंट है। तो 55.5 किलोग्राम। कॉन्सेप्ट जाएंगे तो इस प्रकार से, विदाउट कॉन्सेप्ट जो आप ट्रिकी अप्रोच पर जा रहे होंगे तो ट्रिकी अप्रोच हमारा यह इस प्रकार से आपका आंसर ला देगा। तो डिपेंड करता है आप कैसे चीज़ों को समझते हो, किस रूप में समझते हैं। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वह इंट्रोडक्शन पार्ट पर बेस्ड कुछ मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने का प्रयास किया मेरे साथियों, और उस पर भी क्या मैंने सिर्फ एक व्यक्ति को बुलाया है। अब बोलेंगे सर एक व्यक्ति से ज्यादा अगर आ गया तब क्या करेंगे? एक व्यक्ति अगर आया तो उस केस में यह मैंने किया, हो सकता है कि मैंने एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्ति को ले आया, 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति ले आया, तो उस केस में यह रूल हमारा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ वही रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं भी ये भी कह सकता हूं कि अगर मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास 30 छात्र हैं और 30 छात्रों का औसत भार 40 किलोग्राम है, मैंने उसमें से एक को निकाल दिया, दूसरा को वापस ले लिया जिसका आयु कुछ दिया रहेगा। बात तो समझिएगा दोस्तों, एक को निकाल दिया दूसरा को ले आया, मतलब यह केस कौन सा बनेगा? रिप्लेसमेंट केस बनेगा। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो दोस्तों तमाम इन सारे प्रश्नों को मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे साथियों, तो चलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ, मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप कुछ न कुछ जरूर समझे होंगे, सीखे होंगे। तो मैं आराम आराम से लेके चलने का प्रयास कर रहा हूँ और बेसिक मैंने आपको पहले डिस्कस करूँगा 1-2 क्लासेस में, फिर आपको लेके चलेंगे इस पर क्वेश्चन जो एग्जाम में कैसे किस प्रकार से राइज कर सकता है और क्या पूछ सकता है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए मन लगाकर और जोर शोर से तैयारी अपना करते रहिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।